Hello everyone, welcome to Intercali. Today we discuss 2 मार्च न्यूज़पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं होगा सांसद और विधायकों का डिजिटल निगरानी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जो सांसद और विधायक होते हैं वो नागरिकों के वेतन भोगी सेवक होते हैं, लेकिन सेवक की जगह वो शासन की तरह कार्य करते हैं, इसलिए उनके ऊपर निगरानी की जानी चाहिए। तो इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार सभी के पास है और हम किसी के भी 24 घंटे की निगरानी नहीं कर सकते। किसी भी कानून को बनाने का अधिकार संसद के पास है, जो कि उनके निर्वाचित विधायकों सांसदों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी कानून को या किसी भी नियम को लागू करे। निर्वाचित निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत की जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट ना मांगी जाए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग टाइम पर गाइडलाइन इशू की जाती है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा कहा जाता है कि किस प्रकार का व्यवहार किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाना चाहिए। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे को इस तरह का स्थान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए कि उनके माध्यम से वोट मांगी जा रही है। इसके अलावा कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वह बच्चों का प्रयोग नहीं कर सकता अपने प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके विषय में सोचा जाए और उचित शब्दावली का प्रयोग किया जाए। निर्वाचित आयोग अगर पार्टी को नेशनल पार्टी होने का दर्जा देता है, जिसके लिए 3 से 4 स्टेट में 6% वोट का मिलना अनिवार्य है। कल्प मेधा, उस साहस को जानने का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जीवन का सत्य बताने की हिम्मत है। समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी। आप में से कोई क्या ऐड करेगा इसमें? मानसिक प्रेरणा। हाँ चल। इसमें डायरेक्ट ही है दिव्या की साहस उसको ही बोलते हैं कि अगर आप सच्चाई को जानने की हिम्मत रखते हो, उसको ढूंढने की हिम्मत रखते हो, या आप एक्चुअली सच्चाई को जानना चाहते हो, तो जीवन का सत्य बताने की भी हिम्मत है, तो इट इज ऑल अबाउट ट्रूथ की। कोई सत्य को ही सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम इवन गांधीयन आइडियाज की भी बात करते हैं, तो ट्रूथ की बात हो रही है। समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता। वही कि टाइम लग सकता है सच्चाई को जीतने में, सच्चाई को सामने आने में, बट वो कभी ना कभी सामने जरूर आती है और जीत हमेशा एंड में फिर सच्चाई की होती है। तो ये सिंपल आइडिया आप इसमें एग्जाम्पल कनेक्ट कर सकते हो। लाइक इंडिविजुअली एक बात हो गई कि आपकी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है, और इसको फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उस एरा की बात कर सकते हैं। हाँ, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी कर सकते हैं करंट में कि जिस तरह की सिचुएशन होती है, जैसे गाजा में अभी अटैक हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तो इंडिया की तरफ से उसके विषय में कमेंट किया गया। तो जो सच है जो उसको स्वीकार कर कर गलत और सही को मानने का साहस होना चाहिए। और और इसमें एक ये भी ले सकते हैं कि एग्जाम्पल में कि चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है उसके पीछे एक्चुअली इंटेंशन क्या है, तो वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कंट्रीज के सामने। तो एक्चुअली कंट्रीज रियलाइज कर रही है कि अल्टीमेट फायदा चाइना को ही होगा उसमें, चाहे वो जो इतना बड़ा लोन दे रहे किसी पर्टिकुलर कंट्री को डेट के फॉर्म में, तो वो उनके फायदे के लिए नहीं हो, चाइना को एंड में उनकी इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो वो सच्चाई भी अब सामने आ रही है। चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी बात करो, तो कंट्रीज लाइक श्रीलंका बोल रहे हैं इस चीज को। हाँ, तो श्रीलंका, मलेशिया, जो भी छोटी छोटी कंट्री, उनके अंदर भी इतना साहस या हिम्मत है कि वो उस चीज के बारे में बात कर सके, उसको मान सके कि हाँ ऐसा है, क्या सही और क्या गलत है। राइट। भारत और मलेशिया के बीच में युद्ध अभ्यास होगा जिसका नाम समुद्र लक्ष्मण रखा गया है। इसका तीसरा संस्करण है और इसमें एन आई INS का किल्टन और जो मलेशिया की तरफ से केडी लेकिर नामक युद्धपोत भाग लेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश में होगा, विशाखापट्टनम पोर्ट पे। 3 और अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, जिसमें है बाघ अभ्यारण्य में कि अरुणाचल, मध्य प्रदेश, बिहार में अरुणाचल प्रदेश के दिमाग में, और मध्य प्रदेश के
रातापानी मोर बिहार के कैमूर में। इसमें अगर हम यहाँ अभ्यारण्य का मीनिंग क्या है दिव्या, अभ्यारण्य? नेशनल पार्क जो होते हैं ना बाघ का संरक्षण करने के लिए, उस तरह से ठीक है। टाइगर रिजर्व होते हैं जो, अगर कुल देश ठीक है, में हाँ। इस समय इंडिया में बाघों की संख्या की बात करें तो 3600 बाघ मौजूद है। पॉज कर दो दिव्या एक बार रिकॉर्डिंग। फ्री रो गूगल स्टार्ट्स रिमूविंग द इंडियन एप्स। तक देखा जाता है तो इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसी वे नेसेसरी इंक्लूड रिमूवल ऑफ नॉन कंप्लायंट ऐप ऐप फ्रॉम गूगल। तो इससे रिलेटेड इशू क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू गूगल प्ले स्टोर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गूगल प्ले स्टोर में जो भी ऐप होते हैं, अम, उनके जो फीस होते हैं इट इज, और जो प्रॉफिट होता है इट इज शेयर्ड बाय द गूगल, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। और 30% के आसपास रहता है उनका कट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्मॉल स्मॉल ऐप डेवलपर है, दे ऑलवेज अक्यूज गूगल ऑफ नॉट अडहेरिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। क्यों? क्योंकि उनका गूगल का जो अपना ऐप होता है वो सामने आता है, और इनका जो ऐप है इस पे आधा एक तरह से रेवेन्यू चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। और ये कहीं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर और वहाँ पर एप्पल प्ले स्टोर, दोनों का एक मोनोपोली है। तो इंडियन कंपनीज विल कंप्लाई, बट नो, बट वॉट इंडिया नीड्स इज ऐप स्टोर प्ले स्टोर दैट इज पार्ट ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब है कि बात होता है कि इफ वी आर बिकमिंग अ सेल्फ रिलायंस, तो ये वाला एस्पेक्ट शुड बी देयर इन द ऐप स्टोर एज वेल। क्योंकि एप्पल और गूगल दोनों बिग कंपनीज है, उनका अपना डुओपोली है। तो जो डेवलपर्स उनका कैसे बढ़ावा मिलेगा? दैट इज वाई ई कॉमर्स के लिए ओएनडीसी लाया गया था, फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल वर्कशॉप और रिटेल शॉप एक्सेट्रा। वैसे ही ओएनडीसी में इनको भी लाना चाहिए। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू ओनली 3% ऑफ डेवलपर्स इन इंडिया सेल डिजिटल सर्विसेज, दे नीड टू पे अ सर्विस फी, vast majority of whom pay 15% or less. In India, less than 60% developers are subjected to fees above 15%. तो लिखा है many startups pay anywhere between 20 to 50% as Google tax to get distribution and protect their own brand. It is Digital East India Company. मानसी, if you want to add, ओवरऑल ये इशू है कि हाँ यही है वही, हाँ। कि जो, हाँ, न्यूली इमर्जिंग एप्स है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा और सिर्फ ये दो ही प्लेटफॉर्म है, तो एक तरीके से ओलिगोपोली इनकी ही है। हम्म। हम्म। तो ये एक एग्जांपल ओलिगोपोली का हो सकता है। हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल हो जाता है यहाँ पर, to हम्म। protect the environment and to promote the free competition फेयर प्राइस में competition होना चाहिए in the market. हाँ, और एक तरीके से ये है कि सिंस ये एक मतलब मोनोपोली पावर है, गूगल एक बिग टेक कंपनी है, तो टिट फॉर टैट मेजर लग रहा है कि जैसे गूगल के अगेंस्ट एंटी ट्रस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इशू हुआ था कि उनके ऐप्स ही आते हैं सामने और प्री इंस्टॉल कर देते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस में अपने हाँ। ऐप्स। हम्म। अब ये उसके तरीके से, एक तरीके से वही लग रहा है कि रिवेंज जैसे टाइप। कोई पूछा भी नहीं कि गूगल मैप प्री इंस्टॉल क्यों है अभी तक। और भी तो हाँ। मैप कंपनीज हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इतना यूज टू हो चुके हैं यूट्यूब और बाकी सब। प्रॉब्लम उनका सर्विस अच्छा है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ना कि उनका जो पॉलिसीज है वो बायस हो जाए कंट्री को स्पेसिफिक लेकर के, रिलीजन, रेस, एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज के कारण बायस हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो रेगुलेशन ऑफ द बिग टेक इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री बॉडी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेशर ग्रुप है। वो हमेशा बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल ऐप, मोबाइल्स कंपनी एक्सेट्रा। तो IAMAI इंस्टीट्यूशन को लिखना चाहिए। बेंगलुरु वाइट फील्ड में IIT ब्लास्ट हुआ था, परसों ही हुआ था। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सेड दैट CCTV फुटेज, वहां पर एक आदमी खाने आए थे फिर रख के चले गए थे।
इंटेंसिटी लो था लेकिन तब भी। तो होम मेड बॉम्ब होता है आईईडी, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एक तरह से यूएस के हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। आईईडी फर्स्ट इंटर्ड कॉमनली इन द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक 2003 में, आफ्टर द 9/11 2001। उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एक स्विच होता है, बॉम्ब मेकर होता है, उसमें C4 होता है और भी कुछ मटेरियल होता है। तो स्विच के आप ऑन करिए, स्टार्ट होता है ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, इट इज एक्सप्लोडेड। मेटल फ्रैगमेंट, नेल, ग्लास भी हो सकता है, और इसी कारण क्या होता है कि डैमेज बढ़ जाता है। बट इसमें क्या यूज होता है, तो यूरिया नाइट्रेट, गन पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट। अब देखा जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट और बाकी सब भी दे आर यूज इन द यूरिया एंड फर्टिलाइजर। दैट इज वाई जो इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, यही कारण है, क्योंकि इनका डुअल इसमें पर्पस है यूज का। हम्म। आईडी जो टर्म है कॉइन की गई थी बाय ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द नॉर्दर्न आयरलैंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये टर्म वहां से आई, और जैसे नदर आपने कौन सा, आई थिंक हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास का हुआ इसका मतलब। वर्ल्ड वॉर 1, हाँ उस टाइम पे बोल सकते हाँ। हैं। आई और इंडियन IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, होम होम रूल मूवमेंट इंडिया में। इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और उसका जो था ना कि उनको भी चाहिए एक तरह से स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, वैसे ही इंडिया भी चाहिए था। तो आयरलैंड जो थे मतलब वो बड़े एक लेवल पे, नॉर्दर्न हाँ। आइलैंड है। दे दे वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो आज नॉर्दर्न आयरलैंड में हमेशा से एक सेपरेटिज्म रहता है आज भी। अगर आज का स्थिति हम्म। देखा जाए, नॉर्दर्न आयरलैंड में जो इलेक्शन हुआ जिसमें से राइट विंग सरकार बना अभी एक हफ्ता पहले, दे आर टॉकिंग अबाउट द कि सेपरेटिज्म होना चाहिए फ्रॉम द यूके। यूके अलग अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसके अंदर में वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। ये चार है। और मतलब बड़े लेवल पे आईडी को कहाँ यूज किया गया है? मतलब वॉर्स में तो श्रीलंका में भी जो सिविलियन वॉर चल रहा था, लिबरेशन हम्म। टाइगर्स ऑफ तमिल, उस टाइम पे भी इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज किया गया। अफगानिस्तान में इंसर्जेंट ग्रुप्स ने इसको यूज किया, जिसकी तो वजह इसमें से अगर पूछा जाए 60% मानसी डेथ्स हुई। हाँ। कि माइंस और आईडी में क्या फर्क है, जो बोलते हैं ना माइंस और आईडी। माइंस को ये है कि उसको अंडरग्राउंड बरी करना पड़ता है, उसके ऊपर जब हैवी वेट आता है तो वो हाँ तभी ब्लास्ट होता होता है। है। और ये टाइम के हिसाब से होता है, ये रिमोट कंट्रोल होता है, हाँ, कहीं भी इसको कर आप सकते। कहीं पे भी रख दो। हाँ। 9/11 में हुआ था, 1993 मुंबई सिविल ब्लास्ट में होता है, जयपुर ब्लास्ट 2013 बोध गया ब्लास्ट, और 26/11 में भी आईडी यूज किया गया था। मतलब मॉइस भी यूज हम्म करते हैं और फिर कश्मीर मिलिटेंट भी यूज करते हैं। तो 5 इसके मेन कंपोनेंट्स है। एक तो स्विच होता है जो एक्टिवेट कर देता है इसको। दूसरा हम्म। फिर इनिशिएटर होता है जिसके अंदर फ्यूज होता है ये। थर्ड होता है कंटेनर बॉडी जिसमें एक्सप्लोजिव स्टोर्ड होते हैं। फोर्थ है चार्ज जो हम्म। एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोजिव होता है वो इन नेचर, जो चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो तभी तो वो ब्लास्ट हो पाता है। लास्ट होता है पावर सोर्स जो कि एक बैटरी होती है। तो इसलिए मतलब इसका कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है कि आपको फिक्स्ड कंपोनेंट्स ही चाहिए। केमिकल्स वेरी कर सकते हैं, इसको बनाना इजी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होममेड बॉम्ब्स या रोड साइड बॉम्ब्स भी बोला जाता है, क्योंकि और इम्प्रोवाइज है तो आप हम्म। किसी भी तरीके से इनको इम्प्रोवाइज करके बना सकते हो। हम्म। और दूसरा कि इस यूक्रेन रशिया वॉर के समय में यही आईडी के अंदर में डिप्लीटेड यूरेनियम, हमने जब बात किया था कि प्लूटोनियम, यूरेनियम और फास्ट ब्रीडर और बाकी थ्योरियम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो थ्योरियम लेड न्यूक्लियर रिएक्शन इट्स मोस्ट स्टेबल देन यूरेनियम, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम इज वेरी रेडियो एक्टिव। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी डाल देता है आईडी में, इसलिए उसको बोला था डर्टी बॉम्ब। एक आया था ना कॉन्सेप्ट, रशिया यूक्रेन। हाँ। और इवन आईएसएस जो है वो भी इस पे हेविली रिलाय करते हैं, जैसे व्हीकल बॉम्ब जो है, व्हीकल ब्लास्ट करा देते हैं, तो उसमें भी आईडी यूज किया जाता तो है। इसमें पूछा मानसी और की जो पुलवामा ब्लास्ट हुआ था उसमें आई आईडी यूज थिंक हुआ वहाँ, हाँ आईडी था। वैसे बिग इनकी बॉम्ब इंटेंसिटी नहीं भी था। वेरी की जा सकती है। इंटेंसिटी। Ahead of Ambani's wedding bash, Jamnagar airport gets international tag for 10 days। सिर्फ जामनगर एम्पायर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल टैग दिया गया 10 दिन के लिए, उनके लिए चेंज किया गया। कस्टम, इमिग्रेशन, क्वारंटीन फैसिलिटी, डिफेंस एयरपोर्ट,
कमर्शियल अलाउड भी है वहां पर। एयर इंडिया हैव इरेक्टेड अ पैसेंजर टर्मिनल फॉर द पर्पसेस। एयरफोर्स को परमिट किया गया उसके लिए। द तो स्मॉल ये एयरक्राफ्ट फाल्कन, एयर एयरबस 832 140 एयरक्राफ्ट मूवमेंट वेर एक्सपेक्टेड। 140। इसको अगर हम देखते हैं कि पहले तो ये एक एग्जांपल हो सकता है क्रूनी कैपिटलिज्म का, अगर हमें नेगेटिव सेंस में बात करनी है। पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो जो लाइक डोमेस्टिक वहाँ की इकोनॉमी, जो कल्चरल आइडियाज है, जैसे इस पूरे इवेंट के लिए वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, उसके थ्रू जो लोकल जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और जो वहाँ की हैंड आर्टिक्राफ्ट उनको प्रमोट किया गया। तो जामनगर की अगर हम बात करते हैं तो किस चीज के लिए फेमस है? मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जामनगर के क्या है? सीमेंट है, पॉटरी, टेक्सटाइल्स और सॉल्ट। एंड इट इज ऑल्सो होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब टू लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया जामनगर में है। तो और अगर हम डाई वर्क, टाई डाई वर्क जो होता है बांधनी, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम जामनगर। हम्म। एंड गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी जामनगर में लोकेटेड है। तो जामनगर को हम वर्ल्ड्स ऑयल सिटी बोलते हैं, वर्ल्ड्स ऑयल सिटी, बिकॉज ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज अगेन। ओके। वर्ल्ड सॉइल सिटी। हाँ, वर्ल्ड्स ऑयल रिफाइनरी। और अगर हम ओवरऑल गुजरात में देखा बात देखा करें तो तो जामनगर में जो म्यूनिसिपैलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर इनको यूज करता है। जैसे जमशेदपुर में म्यूनिसिपैलिटी दो है, प्राइवेट सेक्टर भी करते हैं काम, जिसको नाम है, और फिर म्यूनिसिपैलिटी। तो जामनगर को कैसे डेवलप किया है ये देखो। जो एक मिनट देखती हूँ। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि आप मतलब फेयर आइडिया बताओ कि गुजरात में ओवरऑल कितने एयरपोर्ट्स होंगे टोटल? कितने एयरपोर्ट होंगे? हाँ, गुजरात में कितने हो सकते हैं? 5 होंगे। 5 से नहीं, 6। 19 एयरपोर्ट्स हैं गुजरात में। 19 थी। हाँ, 19 है। यस। और इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन, नहीं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। तो यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फर्स्टली 1944 में आई एग्जिस्टेंस में। एंड जो कन्वेंशन था शिकागो कन्वेंशन, तो शिकागो कन्वेंशन के थ्रू ICAO इस्टेब्लिश हुआ 1944 में। यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो एक मेन रीजन था कि उस टाइम पीरियड पे एरोप्लेन्स बनाए गए, दैट एरोप्लेन्स भी उसी टाइम में एग्जिस्टेंस में आए। तो वास्ट नेटवर्क ऑफ पैसेंजर फ्रीट कैरिड स्टार्ट हुआ। तो ऑब्स्टेकल्स आए, पॉलिटिकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई उस टाइम पीरियड पे। तो अभी हम देखते हैं कि टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो उस केस में भी ICAO का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रेटर एयर मोबिलिटी, सेफर नेटवर्क्स को कैसे हम प्रमोट करें। एंड ये मेन रोल है कि टेक्निकल और डिप्लोमेटिक गाइडेंस, लाइक कंट्रीज उनसे हेल्प लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर कोई इशू आता है तो। हम्म। So right now 193 countries are a part of this International Civil Aviation Organization. तो इसका मतलब कि अगर बात करें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो इंडिया में DGCA है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन हो गया, AAI ऐसे करके। ओके। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटीज भी है जो हम्म। क्योंकि हर सिविल बार ना एविएशन इस अथॉरिटी। इंस्टीट्यूशन का नाम जरूरी है। अब हाँ। आइडिया होगा। हाँ, ठीक है। इंटेलिजेंस एज वी डोंट नो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी सैटर्ड डोमिनेशन ऑफ ऑयल कंपनीज। हाँ, एक समय ऑयल कंपनीज वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट, और लॉबी उनका ताकतवर था एक से। दे वर दैट वाज दैट मच बिग कि उनके वजह से कू इनिशिएट किया जाता था। फॉर एग्जांपल शाह ऑफ ईरान, उनको लाया गया क्योंकि जो ब्रिटिश ऑयल कंपनी थे ईरान के अंदर में, इट वाज प्राइवेटाइज, प्राइवेट, वो प्राइवेट थे। US का भी उसमें स्टेक होल्डिंग था। तो शाह ऑफ ईरान जब आए, तब उन्होंने पूरे जो ऑयल फील्ड को उन्होंने एक तरह से ऑक्शन किया और दे दिया। वैसे ही हर जगह भी ऐसी ही हुआ है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी वैसी आज देखा जाता है तो बिग टेक है उसके एग्जाम्पल। AI रेवोल्यूशन सिम्स अराउंड द कॉर्नर। एनवीडिया, जो सिर्फ और सिर्फ लोग जानते थे इसको, अब
गेमिंग के लिए, क्योंकि एनवीडिया में ग्राफिक्स बनाया जाता है, ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का होता है, GTX RTX सीरीज है। तो सिर्फ गेमिंग के लिए, और फिर बाकी एनिमेशन के लिए यूज होता है। तो एनवीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इमर्ज हुए रिगार्डिंग द एआई रिवोल्यूशन। क्यों? एआई को पावर करने के लिए पीछे में मेमोरी कार्ड और एक तरह से जरूरत है ग्राफिक्स का। फॉर एग्जांपल, मेरे को वर्ड टू टेक्स्ट करना है, हम्म उसके बाद फिर स्पीच टू टेक्स्ट करना है, फिर टेक्स्ट टू वीडियो बनाना है, टेक्स्ट टू वॉइस बनाना है, फिर लैंग्वेज इनपुट करके पेंटिंग बनाना है। तो उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड जरूरत है। तो अभी जब बात हुआ था कि एनवीडिया विल प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इनपुट सो दैट द एआई रेवोल्यूशन का टेक प्लेस। तो जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और सेमी And it कंडक्टर is चिप, true. I would like to मेजरली add it is विजुअल true. इफेक्ट्स के एट्टी लिए यूज परसेंट ऑफ होते द मार्केट है सोचो। हैं। 3D जीपीयू। इफेक्ट्स, जो 3D ग्राफिक्स रहते हैं, उसमें भी जीपीयू का इम्पोर्टेंट रोल है। विजुअल इफेक्ट्स जितने भी हम्म। है, रियलिस्टिक सीन्स थोड़े लगे, वही 3D लगे। और हम्म। इसमें जैसे अभी जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, तो सीपीयू भी है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम्म। दोनों साथ वर्क करते हैं। एंड ये मतलब जैसे कैसे फर्क है कन्वेंशनल। दोनों में? कैलकुलेशन बेस्ड जो होता है ना, वो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट में होता है कैलकुलेशन बेस्ड। उससे जो आपको ग्राफिक्स होता है कि जो आपको इमेज चाहिए ऑनलाइन दिखता जैसे है, तो वो आपका जीपीयू काम करता है। इसलिए बेसिक जीपीयू हर लैपटॉप में होता है। लेकिन आपको गेमिंग के लिए आपको ज़्यादा फ्रेम रेट ज़्यादा हाई चाहिए, ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, तो जीपीयू ज़्यादा होता है। आजकल मोबाइल में भी अगर फ्रेम रेट ज़्यादा हाई चाहिए, आपको जल्दी से स्क्रॉल करना है, आगे बढ़ना है, तो जीपीयू हाई होता है। तो जीपीयू में 80% ऑफ द मार्केट किसके पास है? एनवीडिया के पास है। तो कितने बिग कंपनी हो गए, कितने बड़े कंपनी हो गए, हर जगह जीपीयू का यूज है। चाहे लैपटॉप सामने में रखा है, चाहे मोबाइल है, चाहे टीवी हो गया, चाहे बिग बिग कंपनीज में जो कैलकुलेशन बेस्ड हो गया, हर जगह पे। तो दे आर आने वाले समय में एनवीडिया विल compete माइक्रोसॉफ्ट, $3 ट्रिलियन उनका मार्केट कैप, एप्पल का 2.8, सऊदी अरब को $2 ट्रिलियन, जो एक समय बिगेस्ट ऑयल कंपनी था, अब तो पीछे हो गया बिग टेक के सामने। तो करेंटली एनवीडिया का मार्केट कैप कितना है? 1.7 ट्रिलियन, क्लोजली विद द मेटा, फेसबुक इतना पहुंच गया। तो अचानक से बढ़ा एनवीडिया का पिछले 10 साल के अंदर में। हम्म जैसे एनवीडिया का रोल था कि ह्यूमन माइंड कैसे यूज करे, लिक्विडेटिव ग्राफिक बेस्ड प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए फेमस था जीपीयू। अब जीपीयू को यूज किया जाएगा एआई जनरेशन में, चैट जीपीटी में, बाकी जगह पे। तो शेयर उसका 807 था, वो बढ़ते गया, इस साल तो 59% बढ़ा है शेयर। तो गूगल जिमिनी ओवरऑल। एआई इमेज इट इज यूजिंग दैट ग्राफिक्स टूल बाय द एनवीडिया। और यही बात है। तो इंडिया के पास ऑलरेडी है 4,000 एम्प्लॉय, और बाकी बढ़ जाएंगे। बोलो मानसी। हम्म मैं ये बोल रही थी कि जैसे लैपटॉप्स भी साइज में हम देखेंगे कि पतले होते जा रहे हैं, थिन हो रहे हैं, लाइट वेट हो रहे हैं, पावर एफिशिएंट हो रहे हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयूज का ही रोल है। जो पीसीस के मदरबोर्ड में उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो वो उसकी वजह से ही लैपटॉप्स और पतले होते जा रहे हैं, जैसे मैक की बात करें तो। हाँ, तो जीपीयू और सीपीयू, ये चीज बात की। हाँ। वो अच्छा आर्टिकल है रिगार्डिंग द आगा लेगा प्रोजेक्ट। अब जब बात होता है कि व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया, कैसे उसका वेज अहेड है। तो एक है कि आप साइलेंट डिप्लोमेसी, क्वाइट डिप्लोमेसी, वेट एंड वॉच आप करते रहिए, ह्यूमन एड देते रहिए उनको, डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्प करते रहे, सहायता देते रहिए, ग्लोबल साउथ में कॉपरेशन करते रहे, लेकिन डिटैच होकर के। क्योंकि वहाँ चाइनीज इंट्रूशन बढ़ा है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। अब क्या किया जाए? तो इंडिया ने लक्षद्वीप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, एक टूरिज्म के पर्पज से। और दूसरा, मालदीव जो मॉरिशस है, दे आर बीइंग डेवलप्ड इनटू अ इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसका नाम है अगालेगा प्रोजेक्ट। दिस अटोल, नॉर्थ एंड साउथ अगालेगा, ये 25 स्क्वायर किलोमीटर है, टाइनी आइलैंड जो मॉरिशस में है, टाइनी आइलैंड जो मॉरिशस में है। पहली बात है कि पहले से अगल के पीछे लोग थे। फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर और सीआईए दोनों जा रहे थे, दो देवर राइवलरी गोइंग ऑन। लेकिन अल्टीमेटली उस रीजन में जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो इंडिया। तो मॉरिशस वाज नॉट अ
थोड़ा सा हिस्ट्री, वाज एन स्लेव प्लांटेशन इकोनॉमी। और मॉरिशस में मैक्सिमम जो लोग गए थे वो आज भी इमिग्रेंट जो लोग हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम द बिहार। और जो प्लांटेशन ओपियम ट्रेड हुआ था, शुगर केन ट्रेड हुआ था, उसमें इंडेंजर लेबर्स को लेके वहां गए थे। वहीं के जो लेबर्स, धीरे धीरे उनका इमिग्रेशन होते गया, और उन्हीं के एंसेस्टर और उन्हीं के वंशज ही आज है जो पावर में। प्राइम मिनिस्टर जुगनॉथ, प्रविंद प्रविंद जुगनॉथ। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट इज मेकिंग अ मिलिट्री बेस, सीक्रेट बेस पहले ही से था, इसको और बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक के लिए डेवलप किया जा रहा है। और मॉरिशस में बात हो रहा है कि इन्वायरमेंटल इशू हो सकता है। लेकिन इंडिया बोलता है कि जो भी काम होगा वो सब प्रायर नोटिफिकेशन फ्रॉम द competent अथॉरिटीज ऑफ मॉरिशस हो। अपार्ट फ्रॉम द बिगर एयरक्राफ्ट स्ट्रिप, सिविलियन प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल्स। अब कीवर्ड, प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस, और मॉरिशस को बनाया जाएगा इंडिया का नेचुरल पार्टनर इन मैरिटाइम सिक्योरिटी। नेचुरल पार्टनर, कोऑपरेशन है बिटवीन द मॉरिशस एंड इंडिया इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल होता है फ्रॉम द सी शोर। जॉइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी मतलब मैपिंग ऑफ द रीजन, हाइड्रोग्राफी सी लेवल राइज से लेकर के इंटरनेशनल सी बे अथॉरिटी के असिस्टेंस से आप नोडल्स देख सकते हैं, ऑयल गैस रिजर्व देख सकते हैं, तो हाइड्रोग्राफी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एड दिया जाएगा। जो चाइना का पॉलिसी है विथ काइंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पोर्ट, अब इंडिया का है नेकलेस ऑफ डायमंड, डायमंड नेकलेस, उसमें से मॉरिशस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल। इंडिया ऑल्सो ऑलरेडी हैज अ नेवल एयर स्टेशन, लेकिन और भी अगर चाहिए इंडिया को, अगर ब्लू पावर नेवी, तो नेचुरल पार्टनर बनाना होगा। तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट रोल है आगालेगा प्रोजेक्ट। आगालेगा प्रोजेक्ट क्या है, एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है उसमें, एक तरह से डिफेंस बेस बनाया जा रहा है आगालेगा प्रोजेक्ट में, फॉर इंप्रूविंग द सी एंड एयर कनेक्टिविटी इन दैट रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है लोकल पीपल के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब है कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या इंपॉर्टेंट आइलैंड है इन द इंडियन ओशन रीजन। डिएगो गार्सिया, वो बात है यूएस और यूके। फ्रांस के पास रीयूनियन आइलैंड है, और इंडिया के पास मॉरिशस, अंडमान एंड लक्षद्वीप। जब भी बात करेंगे इंडियन ओशन रीजन का, तो वी कैन जस्ट हाईलाइट द नेम्स, और स्पेसिफिक हो हम्म। जाए। यस। और इसमें अब है बात कि करिए चाइना, आपने। हाँ हाँ एक पहले। मानसी एक खत्म करते हाँ। हैं। चाइना इज बिल्डिंग मेनी दीवोती और ग्वादर, वो भी बेस बना रहे हैं। हम्बन टूटा बना रहे हैं, दीवोती उस तरफ में, हॉर्न अफ्रीका के उस आगे में, जस्ट बाबेल मंडे के बगल में, और ग्वादर हो गया पाकिस्तान में। इंडिया पे चार भागपुर बनाए रहे। तो ओवरऑल अगर एम्बिशन इंडिया का है ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर, और एक होता है शोर वाटर, ब्राउन नेवी होता है। ब्लू वाटर होता है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर ऑन द स्पॉट आपको मिलिट्री इंटरवेंशन चाहिए, आपको पावर प्रोजेक्शन करना है, तो आपका नेवल कैपेबिलिटी होना चाहिए। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, यूएस के पास है, और कुछ हद तक चाइना और यूके फ्रांस के पास है, लेकिन वैसा एग्जैक्ट नहीं है जितना यूएस के पास है। ग्लोबल साउथ में वॉइस बनेगा, तो इसलिए ओवरऑल बोला जाए तो मॉरिशस इज अ नेचुरल पार्टनर इन मैरिटाइम सिक्योरिटी फॉर इंडिया। कंटिन्यू। आगलगा आइलैंड्स में इट इज फेमस फॉर कोकोनट प्लांटेशंस की जाती है। तो मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट आगलगा के लिए कोकोनट है। देन इसके अलावा सो यूनिक स्पीशीज ऑफ जाइंट क्रैब्स आगलगा में मिलते हैं, इनको कोकोनट क्रैब्स भी बोलते हैं। तो दे कैन ग्रो अप टू अ मीटर इन लेंथ। तो हम्म। रॉबर क्रैब्स ही हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और अगर अटोल और देखें। बैरियर रीफ में क्या डिफरेंस होता है? जैसे हमने देखा बैरियर कि मतलब, अटोल मतलब होता है कैल्डेरा, ऐसा अटोल है एक तरह से। मतलब अटोल है तो साइड में जो कोरल रीफ रहेंगे बीच वाले में, एक तरह से सिंक कर जाएंगे उनके जो वेट के कारण पूरा। मतलब तो अटोल हम कह सकते हैं कि थोड़ा रिंग शेप में होता है। रिंग शेप, हाँ रिंग शेप रहेगा। और बैरियर रीफ में
एक वो कोस्ट लाइन के थोड़ा सिंपल ही, हाँ, पैरेलल कोस्ट होता लाइन है। का पैरेलल। हम्म। ऐसा ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ, अटोल हो गया लक्षद्वीप में, अटोल एग्जाम्पल। और if we look into Lakshadweep, Lakshadweep is the only coral atolls in India. Only coral atolls in Lakshadweep Islands. Smallest union territory है इंडिया की। and इसमें से एक लाइक बोट बिल्डिंग ट्रेडिशन फेमस है लक्षद्वीप का, जो मिनिकॉय आइलैंड से रिलेटेड है। तो दिस इज कॉल्ड जहादोनी। तो ये ट्रेडिशनल बोट रेसिंग है जो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। एंड देयर इज लाइक प्रॉपर फेस्ट अराउंड दिस। और पहले लक्षद्वीप को किस मतलब नेम से बोलते थे औशक, अगर आपको पता हो तो? हम्म। स्टार्टिंग से हम उसको लक्षद्वीप नहीं बोल रहे हैं। बताओ। नहीं पता। लैकडाइव आइलैंड्स बोलते थे। और लैक्राडाइल। 1956 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी, तो तब नेम चेंज हुआ टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो हम्म। अगर डेमोग्राफी की बात करते हैं तो अमीन दीवी और लैकडाइव ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, जो कल्चरल सिमिलरिटी शेयर करते हैं विद द कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला। एंड जो सर्दर्न मिनिकॉय आइलैंड्स है, दे शेयर द कल्चरल सिमिलरिटीज विद नेटिव्स ऑफ मालदीव्स। तो इवन जो हम्म। लैंग्वेज को आज बोलते हैं, दैट इज जो मालदीव्स में लैंग्वेज बोली जाती है, माहल, MAHL। तो ये एक डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, कल्चरल सिमिलरिटीज। अमिन दीवी और लाकाडाइव केरला से है, और सर्दर्न मिनिकॉय इज विद मालदीव्स। मालदीव से। ठीक है। और मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना के अंदर शामिल होने वाला पहला देश है जो। हम्म। और 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल। ओके। हम्म। नेक्स्ट वन, सेंटर हाउसिंग स्कीम फॉर ट्राइबल ग्रुप फेसेस हर्डल ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट डेटा। जब बात किए थे विद रिगार्डिंग टू द PM जनमन 24,000 करोड़ प्रोजेक्ट था, जिसमें जो भी पॉपुलेशन है 28 लाख और 75 ट्राइब्स, उसमें एक तरह से उनको दिया जा रहा था हर एक चीज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ, एजुकेशन, आवास। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, लैक ऑफ एक्यूरेट डेटा ही नहीं है उनके पास। तभी इंपॉर्टेंट होता है विद रिगार्डिंग टू द ओपन सोर्स डेटा, यूज वैल्यू ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेंसस में इनका कलेक्शन ही नहीं हुआ अभी तक में। एक ही बार हुआ था आई थिंक, बाद भी हो रहा था। तो भी करना जरूरी है अलग से। अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स बिगैन वर्क विद हाफ कंप्लीटेड सर्वे टू मीट द डेडलाइन। डेडलाइन पूरा करना है, जल्दी जल्दी काम करके दे दो। तो इसी कारण डेटा अगर नहीं होगा तो मेनी बेनिफिशियरी विल बी लेफ्ट आउट। तो लाइट लास्ट में जो स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो पूरा नहीं हो सकता बिना डेटा का। तो पीवीटीजी हैज बीन फाउंड इन द 24 डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द इनिशियल फिगर ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब हर जगह डेटा छूटा है। दैट इज डेटा को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात है कि जो लोकल ग्रासरूट लेवल है उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि PM जनमन है, पीवीटीजी है, इसका मतलब कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ना वहाँ के। ग्राम सभा को होंगे, पेशा को होंगे, जो पॉलिटिक्स में देखे थे 1996 पेशा एक्ट, उसके अंदर में जो ग्राम सभा होंगे उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 6 शेड्यूल में कोई होंगे, टेरिटोरियल काउंसिल, ऑटोनमस काउंसिल में। और ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी जो 5th शेड्यूल के अंदर में आते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल लैंड, हिंटरलैंड, उसमें भी होंगे रिप्रेजेंटेशन। आंगनबाड़ी सर्विस आंगन, तो उनको रोप इन कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, और ऑनलाइन कॉमर्स सर्विस के सेंटर के अंदर ही डाल सकते हैं। आधार कार्ड तो इशू हो गई, बाकी वोटर ID से ही पता लग सकता है डेटा। रादर देन की सेंटर ड्राइव कर रहे हैं हर चीज, सेंटर ही काम कर रहे हैं। स्टेट एम्पावर कर सकते हैं लोकल बॉडीज को कि आप ही डेटा कलेक्ट करें, लेकिन हमारा जो होगा वो ऑडिटिंग होगा। तो सेंटर स्टेट ऑडिट कर सकते हैं, कलेक्शन डेटा लोकल बॉडीज कर सकते हैं। मानसी। ठीक है, यही पॉइंट्स हैं हम्म। लोकल लेवल अब पे। पोचिंग, इंडिया में पोचिंग रोकने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू यू? एक NIA भी पोचिंग के खिलाफ काम करते हैं, एक और एक है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, WCCB है, सर्च करना एक बार। देखते हैं। तो पोचिंग के खिलाफ काम करते हैं एक तरह से। दे कर्व द पोचिंग स्टेटस ऑफ लेपर्ड इंडिया। लेपर्ड पॉपुलेशन उड़ीसा में 568,
हाईएस्ट पॉपुलेशन लेपर्ड कहाँ थे? आई थिंक मध्य प्रदेश थे, आया था डेटा। अभी अप्रोक्सीमेटली 4,000, नहीं 12 to 13,000 लेपर्ड। कैन लास्ट आर्टिकल बी एग्जाम्पल ऑफ डेंटोलॉजी? हाँ बोल सकते हैं। नहीं वो नहीं, उसको टेलीलॉजी बोले ना, कि मेरे को बस देना है, एंड रिजल्ट से मतलब है, दे दे। लेकिन जो प्रोसेस है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर, हाफ कंप्लीट सर्विस किया गया। तो डेंटोलॉजी में क्या होता है कि प्रोसेस को आप सही अप्लाई कर रहे हो, सर्वे सही होना चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए, फिर आप दोगे। और टेलीलॉजी में होता है कि एंड रिजल्ट सही होना चाहिए, एंड रिजल्ट सही मतलब सब सही। तो इसमें जो पोचिंग बॉडी है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ स्टैट्यूटरी क्राइम, बॉडी है। हाँ, WCC। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अंडर द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं, 1972 disseminate करते WPA। किसके अंडर हैं। स्टैट्यूटरी है एक्ट? हाँ, मैं वो चेक कर रही हूँ। तो इट शुड लेपर्ड बी वाइल्ड लाइफ पोचिंग क्यों? प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ 1972 स्पेशल टास्क फोर्स किया गया है। लोकल जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल्स है, इनको भी इंक्लूड किया गया पोचिंग को रोकने के लिए। एक तरह से रेड हो गया, इंटरवेंशन हो गया, ये सभी काम किया है। और WWF भी है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसमें जैसे हमने PTQ सेशन में ट्रैफिक और साइट्स कन्वेंशन की बात करी, तो ट्रैफिक रेगुलेट करता है दोनों लीगल और इलीगल ट्रेड, और साइट्स कन्वेंशन इलीगल ट्रेड ही रेगुलेट करता है। तो ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक और साइट्स कन्वेंशन दोनों साथ में वर्क भी करते हैं। हाँ अच्छा था उसमें डिस्टिंक्शन हाँ। डायरेक्टली, कि ट्रैफिक सब में काम करते हैं। हम्म। और साइट्स होता है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें तो फिर इलीगल ट्रेड होंगे सिर्फ। रिगार्डिंग द और बिहार असम, डेवलपमेंट असम प्रोजेक्ट। में, हाँ, अगर पोचिंग की बात करते हैं तो असम ने हमने देखा कि काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हुई है। तो लाइक एंटी पोचिंग स्क्वाड्स उन्होंने बनाए, तो जिसके जो जैसे वन हॉर्न राइनोस का वहाँ पे लीगल ट्रेड ज्यादा होता है, तो वो काफी हेल्प किया। वही तो लोकल लेवल पे वर्क करने से ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम्म और इनकी संख्या बढ़कर 13,800 कुछ हो गई है। और सबसे ज्यादा 13,000। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में थी। अगर हम आबादी के अनुसार देखते हैं तो फिर वो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, फिर पन्ना मध्य प्रदेश और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हम्म तो different types of development project to Bihar and also to the nation. Deep oil field, Krishna Godavari basin, deep water oil field. जो कृष्णा गोदावरी ऑयल बेसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल गैस रिजर्व। जैसे कैम्बे हो गया गुजरात की तरफ में, यहाँ पर सेल गैस रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस जो क्वेश्चन में आया था। उसमें डीप वाटर ऑयल फील्ड की भी किया जा रहा है। बरौनी रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी एक्सपेंशन, फिर अलग अलग जगह पर। भारत पशुधन डेटाबेस, एक्सप्रेस हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी कैंपस। इसके अलावा एक जीनोम बात सीक्वेंस। ये भी देख बोलो। सकते हैं कि जैसे हम एनिमल्स को बचाने की बात करते हैं, उनके संरक्षण की बात करते हैं, तो एक बाघ को संरक्षित करने के साथ साथ हम 25,000 एकड़ जंगल को भी बचाते हैं। तो कितने ज्यादा जंगल को बचाया जा सकता है। उसके अलावा देखा गया था कि जो हाथी के दांत है उनके लिए उनका अवैध रूप से उन्हें मारा जा रहा है। पिछले 1 साल में 20,000 से ज्यादा हाथी मारे जा चुके हैं, इसलिए तो उनके लिए जियो टैपिंग की जा रही है, कैमरा ट्रैकिंग की जा रही है। वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो उस रिगार्डिंग। सो अगर शेल गैस बेसिन्स की बात करें, इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें शेल गैस बेसिन्स? तो एक तो इंडो गैंगेटिक बेसिन है, जब जहाँ पे सबसे ज्यादा है। फिर असम आराकन रेंज है। उसके बाद कैम्बे बेसिन जो गुजरात वाले रीजन बात। में, कावेरी बेसिन तमिलनाडु हाँ कोस्ट पे। फिर कृष्णा गोदावरी है।
एंड देन दामोदर वैली जिसको गोंदवाना बेसिन बोलते हैं। तो यहाँ तो सब हमें शेल गैस रिजर्व्स मिलते हैं इंडिया में। कहाँ पर है ये? जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में, नेचुरल रिजर्व इन इंडिया।